नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय हम पटना में हैं और आज आए हैं हम जीविका कैडर की लगातार जो है कि कई मांगों को लेकर लगातार बिहार के सभी ज़िलों में प्रदर्शन चालू है। लगातार प्रदर्शन में लगातार देखा जा रहा है कि बढ़ोतरी हो रही है। हम उसी के विषय में जानने के लिए आए हैं कि अगर यह प्रदर्शन हो रही है तो आखिर क्यों हो रही है। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जीविका कैडर के प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री प्रदीप कुमार सिंह जी हैं। हम पूरी जानकारी सर से ही जानेंगे और आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर यह जो प्रदर्शन चल रहा है इसके पीछे कारण क्या है, सरकार की मंशा क्या है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ में प्रदीप सर हैं। तो सबसे पहले सर का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल। मैं आप शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि सही मायने में जीविका महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली एक परियोजना है, लेकिन वास्तविक तौर पर एक तरफ कहने को भले हम कहते हैं कि जीविका महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जीविका में जो जुड़ी महिलाएं हैं आज उसका सबसे ज़्यादा शोषण भी हो रहा है। और यहाँ तक कि विधि सम्मत जिसको कहते हैं, जो अधिकार उसको मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पा रहा है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जीविका में ज़मीनी स्तर पर कार्यरत कैडर हैं उनके साथ उनके हितों की अनदेखी की जा रही है और वास्तविक में जीविका को धरातल पर उतारने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस राज्य का व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो उसको वास्तविक काम का वास्तविक मजदूरी मिलनी चाहिए, यानी उसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए। लेकिन जीविका में वो चीज़ें नहीं हो रही है। यहाँ तक कि अब तो जो ये आंदोलन चल रहा है इसका मुख्य जो एजेंडा है, जो जहाँ पे फोकस है ये आंदोलन है कि 2 सितंबर को जीविका ने एक पत्र जारी किया है जिस पत्र से स्पष्ट हो गया है कि जीविका कैडरों को जो मानदेय उसकी पारिश्रमिक होगी वो कोई सरकार या जीविका परियोजना देने नहीं जा रही है, उसको जिसके लिए काम कर रहे हैं उससे लेना पड़ेगा। तो मैं सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आखिर जिस पर ये थोपा जा रहा है कि भाई आपको देना, वो कैसे दे पाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस बिहार में जो जीविका से जुड़ी महिलाएँ हैं, बैंकों का उस पर 41,000 करोड़ का ऋण है। पैसा जो जीविका को मिलता है, जीविका की महिलाओं को मिलता है, दीदियों को मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए परियोजना लाया गया था। आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हुआ है, उसको बैंकों का कर्जदार बना दिया गया है। और इसी सिलसिले में आज तक 41,000 करोड़ का बैंक ऋण है बिहार की महिलाओं पर। तो एक तो उसके पास ऋण है। दूसरी चीज़ है कि जो मैं बार बार कई मुद्दा उठाता हूँ कि हुआ क्या कि जीविका ने जो आज तक क्या है कि सिर्फ बैंकों से लोन दिलवाने का काम किया है। उद्देश्य था जीविका का कि जो पैसे मिल रहे हैं उसे ऋण के रूप में, उसका लाइवलीहुड यानी उसकी आजीविका में उत्पन्न कैसे, उसकी आजीविका कैसे चले या उसके पैसे रोजी रोजगार कैसे हो, इसके लिए उस पैसे का उपयोग करना था। लेकिन जीविका ने इस पर कभी फोकस किया नहीं। और नहीं फोकस करने के कारण क्या हुआ कि वो पैसा किसी अन्य कार्यों में खर्च हो गया है। और फलस्वरूप क्या हुआ है कि आज बिहार का लगभग 1.5 से 2 लाख मतलब जो बैंक अकाउंट है सिव्यूज का महिलाओं का, वो एनपीए पीएनपी हो गया। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि प्रमाणित करता है कि भाई जीविका की महिलाएं जो ऋण ली है वो पैसा लौटा नहीं पा रही। अब एक तो महिलाएं पैसा दे नहीं पा रही है, दूसरी चीज़ है कि भाई बैंकों का ऋण है, खुद कर्ज में है, तो वो अब उसको कह रहा है कि आप भाई मानदेय का भुगतान कीजिए जो जीविका में कैडर काम करते हैं। तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। और मुझे लगता है कि आज तक अभी तक में बिहार की या भारत की कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें लोग काम करें और अपनी मजदूरी लाभार्थी से लें। इसमें पहली बार है कि भाई परियोजना है जिसमें कहा जा रहा है कि आप काम करिए तो आप अपनी मजदूरी उन लाभार्थी से लीजिए। तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। इसीलिए कि मैं कई बार मैंने इस मुद्दे को उठाया है, सरकार के समक्ष पत्र भी लिखा है, लेकिन सरकार या जीविका प्रबंधन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ सुनवाई नहीं की। तो मुझे बाध्य होकर इस आंदोलन में उतरना पड़ा। अभी आंदोलन का प्रथम चरण में हम लोग हैं कि पूरे बिहार में हर हाल में काम को रोक देना है, जीविका का कोई काम नहीं करना है। जब हमको आप कोई मजदूरी दे नहीं रही हैं, हमारे
जीवन स्तर को सुधारने के लिए आपका कोई प्रयास नहीं है, आपका कोई योगदान नहीं है, तो फिर हम क्यों काम करें? पहली चीज़ है। अभी हम लोग आज का जो कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम यह है कि पूरे बिहार के जो भी माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनको अपना एक मांग पत्र देना, अपनी समस्या से अवगत कराना है। चूँकि लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम भी इस राज्य के एक जनता हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उस पर उनके पास अपनी गुहार लगाएं और वो हमारी गुहार को सुने और हमारी समस्या को दूर करें। इसलिए आज का जो है, आज हर हाल में है कि पूरे बिहार में जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद हों, विधायक हों, उनको अपना मांग पत्र दिया जाए। और आज देने के बाद देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, तो अगली जो रणनीति हम लोग अगले दिन, अगर कोई एक्शन सरकार नहीं लेती है तो 24 घंटे के अंदर में, तो हम लोग कल पूरे बिहार में मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक, अभी मीडिया से जो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री एक महिला संवाद कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके थीम में, जिसके मूल में जीविका ही है। अब भैया, अब जीविका की दीदियों से बात करने फील्ड में जा रहे हैं, जीविका की दीदियाँ खुद आपसे बात करना चाह रही हैं, आप बात करने से पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि वहाँ अपनी सुनाएंगे, यहाँ उनको सुनाना है, समस्या बताएंगे, वहाँ तो समस्या सुनने के लिए मुख्यमंत्री तैयार नहीं होते हैं। कहीं क्षेत्र में जाते हैं तो इनके जो नौकरशाह हैं, इनके आसपास इतने घिरे रहते हैं कि आम व्यक्ति, आम आदमी, आम महिला इस प्रदेश का कोई अपनी समस्या रख नहीं पाता है। और उसके बाद भी कोई पीड़िता किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के सामने अपनी बातें खुल के नहीं कर पाता है। ये मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। भाई, हम जो जा रहे हैं महिलाओं के बीच में, सिर्फ अपनी सुनाने जा रहे हैं, अपनी मन की बात कहने जा रहे हैं। भैया, सामने जो इस राज्य का जो जनता है, इस जनता जो है, उसकी बात, उसके मन की बात आप कब सुनेंगे? उसकी समस्याओं को कब सुनेंगे? जनता दरबार के माध्यम से आप सप्ताह में 150 को सुनते हैं। वो 13-14 करोड़ की जनसंख्या में 150 लोग को सुन के आप बहुत बड़ा उपकार नहीं कर रहे हैं। अभी बंद है जी, बिल्कुल। अब मुझे भी पता चला है कि अभी बंद है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री को बेसिक रूप से काम करना चाहिए, वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। और कहने को सिर्फ महिला सशक्तिकरण के नाम पे सरकार ढोंग कर रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अभी जो आने वाला मुख्यमंत्री का महिला संवाद कार्यक्रम है, पूरी तरह से ये 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें महिलाओं से जुड़ भी जाएंगे, महिलाओं से इनकी वार्ता भी हो जाएगी, महिलाओं तक अपने संदेश को पहुंचा भी देंगे और हाथ भी जोड़ लेंगे, भैया मुझे 2025 में आप फिर से विधानसभा चुनाव में जिताएं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ये कि आखिर ये तरीका कौन सा हुआ भाई? इसमें पूरी तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग होगा। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम, जो एजेंडा है नीतीश कुमार का, छुपा हुआ एजेंडा है, ये महिला संवाद कार्यक्रम के माध्यम से ये 2025 के चुनाव की तैयारी है। और इसमें पार्टी फंड से भी पैसा नहीं होना, जीविका परियोजना का पैसा खर्च होना है, सरकार का पैसा खर्च होना है। और वो पैसा जो बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के विकास के लिए बैंकों से कर्ज लिया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया जा रहा है। भैया, ये महिला सशक्तिकरण का जो पैसा है, इसको अपने छुपे हुए एजेंडे में क्यों खर्च करना है? आपको अगर चुनाव की तैयारी करनी तो आप खुले मन से जाइए, आप कार्यक्रम कीजिए, लेकिन महिला को ढाल बना के और वैसी महिलाओं को जिसको अभी ज़रूरत है उसकी मांगों पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। ये पीड़ित हैं, इनकी मांगों को मुख्यमंत्री को सुनना चाहिए। जी, हम सर से जानना चाहते हैं कि ये जो 2 सितंबर 2024 को मानदेय से जुड़ी पत्र जारी हुई है, आखिर वो पत्र है क्या? उसके विषय में हमको खुल के हमारे चैनल पर आप बात को रखें, ताकि सभी जो जीविका कैडर है, जो ज़मीन स्तर से जुड़े हुए हैं, उन्हें कम से कम ये स्पष्ट हो जाए। क्योंकि अभी भी बहुत सारी जो जीविका से जुड़े हुए महिला कर्मी कैडर हैं, उनको ये पता नहीं है कि 2 सितंबर 2024 को जो पत्र आया हुआ है, आखिर वो पत्र है क्या? देखिए, मुझे हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे 2018-19 में, या बीच में कोविड पीरियड में तो नहीं पाया, उसके बाद भी जब हुई थी आंदोलन, तो 2022 में मानदेय में 60% की फीसदी की वृद्धि की गई थी। उसमें कंट्रीब्यूशन सिस्टम, एक कहते हैं हम लोग जिसको भिखमंगा सिस्टम कहते हैं, कि वो लाया गया था कि भैया आप जब काम करेंगे तो कुछ पैसा परियोजना देगी, यानी सरकार देगी, और कुछ पैसा जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके लेंगे। लेकिन उस समय लोग बहुत ज़्यादा विरोध इसलिए नहीं किए थी, उसके मानदेय में 60% की वृद्धि हुई थी। और उस पत्र में इस बात का जिक्र था कि ये पत्र का वैलिडिटी मान्य 31 मई 2024 तक होगा। 1 जून से एक नया आपको पत्र आएगा, नया आदेश आएगा, नया मैट्रिक्स आएगा, नई नियमावली आएगी, जिसके अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब 31 मई को उसकी अवधि समाप्त हो गई तो बड़ा कौतूहल हुआ लोगों में, बड़ा असमंजस की स्थिति। अब क्या होगा? 1 जून से जो पत्र आना चाहिए था वो पत्र नहीं आया, तब लोग बड़ा उपापोह की स्थिति में थे और 3 महीने लगातार लोगों ने इंतजार किया कि अब पत्र आएगा, अब पत्र आएगा। लोगों को ये विश्वास था इस बार जब भी आएगा, और आश्वासन भी मिल रहा था जीविका के पदाधिकारियों के द्वारा, भाई अब आप लोग का मानदेय आएगा तो बढ़ के आएगा। जब पत्र 2 सितंबर को आया, मैंने बीच में कई बार पत्र लिखा, भैया कई जिलों में जीविका के जो कैडर हैं जिसमें 90% महिलाएं हैं, उनका मानदेय रुका हुआ है, तो इसके लिए कोई पहल किया जाए। तो जब मैंने पत्राचार किया तो एक पत्र निकल गया 2 सितंबर को निकल के। उस पत्र में है क्या कि स्पष्ट तौर पर समझिए, उस पत्र में इस बात का खुले मन से मैं कह रहा हूँ, वो पत्र एक तरह से बंधुआ मजदूर को जो नियमावली बनती है जिन बंधुआ मजदूर के लिए, वही नियमावली है। उस पत्र में इस बात का कहीं जिक्र नहीं कि आपकी मानदेय में कोई बढ़ोतरी की गई है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, वो पत्र साफ इंगित तब कर देता है कि आपको परियोजना पैसा देने जा रही है, आपको उन्हीं लाभार्थी से पैसा लेना है, बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं से पैसा लेना है जिसके ऊपर खुद 41,000 करोड़ का कर्ज है और जिसका कर्ज लौटाने के कारण नहीं, उसका बैंक अकाउंट एनपीए पीएनपी हो रहा है। तो ये कहीं से पचने वाली बात नहीं है, कहीं से गले उतरने वाली बात नहीं है, और कहीं से भी ये मुझे नहीं लगता कि ये बधेसम्मत है कि आप काम करें, सरकार के हिस्से के लिए काम करें, सरकार के परियोजना में काम करें और वो गरीब महिला से आप पैसा मांगें। अब लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि ये भिखमंगा सिस्टम है, और जो पत्र निकाला गया है 2 तारीख को वो काला कानून है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसे काला कानून की मैंने संज्ञा दी है। इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए था। श्रम मानकों का, श्रम नियमों का, श्रम कानूनों का ध्यान में रखते हुए जीविका में कार्यरत तमाम कैडरों को वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए था। मैं स्पष्ट तौर पर इसी पर आज भी अडिग हूँ कि जीविका के कैडरों को वाजिब काम का वाजिब दाम मिलना चाहिए। एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री जाते हैं अपने कार्यक्रम में, वहाँ एक बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, होर्डिंग में लगा हुआ रहता है, जीविका कैडर, जीविका कैडर, जीविका कैडर, जीविका से जुड़े हुए तमाम बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए जाते हैं। और दूसरी तरफ जब उनकी मानदेय की बात आती है, तो ये जो मानदेय की बात आती है तो जीविका जिन लोगों के लिए काम करती है उनसे मानदेय लेने के लिए कह देते हैं। तो ये जो है कि कहीं से उचित नहीं है, जिसका जो है कि अब खुलकर सभी लोग जो है कि विरोध कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करेंगे, इसको लेकर लगातार जो है कि सभी लोग सभी अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं और लगातार अपनी जो मांग है उनको वो कई विधायकों के समक्ष रखे भी हैं और कई सांसदों के पास भी रखे हैं। और आज जो है कि सभी जिलों में जो जो उनके माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों के पास वे पहुंचेंगी और अपनी बातों को वहां रखेंगी और अपने मांग पत्र को सौंपेंगी। अगर सरकार जल्द आपकी बात को नहीं सुनती है तो फिर आपका क्या कार्यक्रम है? देखिए, हम लोग तो अब ये है कि अगर आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। मुझे लगता है सरकार अगर बात नहीं मानती है तो हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। 15 सितंबर को एक राज्य स्तरीय बैठक हो रही, राज्य स्तरीय बैठक में निर्णय लेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमें चढ़ाई कहाँ करनी है, पटना पे करनी है या दिल्ली में करनी है। हम लोग अब भी मतलब ये अस्मिता का सवाल है, आजीविका का सवाल है, और इसे किसी भी कीमत पे हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, तो अगली लड़ाई हम लोगों की होगी वो पटना पे चढ़ाई की लड़ाई होगी या दिल्ली। हम लोग निर्णय लेंगे 15 सितंबर को, और हर हाल में पटना पे चढ़ाई करके या दिल्ली में चढ़ाई करके अपनी मांगों को मनवाना है। वो हम लोग अपने मांगों को लेकर रहेंगे, अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे, कहीं से भी झुकने का सवाल नहीं है हम लोग। अंत में सर से हम जानना चाहेंगे, जीविका कैडर जो आपसे जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं जीविका के तमाम जो हमारे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, जीविका दीदी हैं, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, निवेदन है, ये हक और अधिकार की लड़ाई है, अपनी अस्मिता की लड़ाई है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई है, अपनी आजीविका की लड़ाई है, अपने भविष्य की लड़ाई है। इसे किसी भी कीमत पे कोई समझौता नहीं करना है। अपनी मांगों को पूरी होने तक हम लोग को कटिबद्ध होकर, पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर और अपने आंदोलन को मुकाम तक ले जाना है। पूरी मजबूती के साथ पूरा जीविका के कामकाज को ठप कर देना है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, जब तक समझौता नहीं होता है, वार्ता नहीं हो जाती सरकार से, सरकार जब तक काले कानून जो लाए हैं 2 सितंबर को उसको वापस नहीं करती है, तब तक अनवरत रूप से अपने क्षेत्र में मतलब डटे रहे और पूरी तरह से मुस्तैद होकर जीविका के कामकाज को ठप रखें। और इसका असर आने वाले महिला संवाद कार्यक्रम में पड़ेगा। इसको नीतीश कुमार को समझना चाहिए। और मैं जीविका के तमाम कैडरों से कहना चाहता हूं
कि जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होगी तब तक महिला संवाद कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री का महिला संवाद कार्यक्रम किसी भी कीमत पे सफल नहीं होने देना है। यहाँ तक कि अगर महिला संवाद कार्यक्रम शुरू भी करते हैं तो जिन क्षेत्रों में जाएंगे वहाँ पे हम लोग पूरी तरह से काला झंडा दिखाते हुए उसका विरोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे, मुखालफत करेंगे। किसी भी कीमत पे महिला संवाद कार्यक्रम को सफल नहीं होने देंगे। इसके लिए तमाम जीविका कैडर अपने को मजबूत कर लें, कटिबद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर इसकी तैयारी करें। तो इस समय तमाम जीविका कैडर से सर जो है कि आग्रह कर रहे थे और तमाम जीविका के हर एक पॉइंट पर जो है कि सर अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे थे। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है कि जीविका से जुड़ी तमाम बातों को रखा है और तमाम की जो हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई है जीविका के साथ में, उन सभी बातों को हमारे चैनल के साथ आपने जो है कि सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ASB न्यूज़ के लिए मैं विनोद सिंह, थैंक यू।